बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ट्रॉमा टू चेस्ट। स्टार्ट करते हैं कोई अच्छी लाइन से। कहती है कि इंट्रा ऑपरेटिव हैमरेज के 4 डिग्रीज होते हैं, लेकिन ये सर्जरी वाले नहीं हैं। सबसे पहला है कि मैं इस ऑपरेशन में ही क्यों आया, लेकिन इससे अगला सवाल आएगा मैं सर्जन ही क्यों बना। फिर उससे पहले सवाल आएगा मैं डॉक्टर ही क्यों बना, और इससे पहले पैदा ही क्यों हुआ। चलो छोड़ो, कैसी बातें कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं चेस्ट का ट्रॉमा। तो जो चेस्ट का ट्रॉमा होता है, ओके, तो उसके लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो कि एक्यूरेट होती है, तो वो आपका सीटी स्कैन होता है, जबकि बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन चेस्ट एक्सरे होता है। जो चेस्ट ट्रॉमा को आपने डेडली डजन से याद रखना है। डेडली डजन में 6 इंजरीज आती है। टोटल 12 इंजरीज होती है। 6 इंजरी होती है इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग, और अगली जो 6 होती है वो पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग होती है। ओके, जो इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग थी उसके लिए आपने क्या करना है, प्राइमरी सर्वे करना है, और जो पोटेंशियली होती है उसके लिए आपने सेकेंडरी सर्वे करना होता है। ओके, अब वो कौन कौन सी 6 इंजरी है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है इमीडिएटली, तो उसमें आपने रट्टा मारना है फैट कॉम से। एफ से फ्रेल चेस्ट है, ए से आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, टी से आपका टेंशन हीमोथोरैक्स है, सी से कार्डिक टेम्पोरेंट है, ओ से ओपन हीमोथोरैक्स, और एम से आ जाएगा मैसिव हीमोथोरैक्स है। जब पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग होती है उसका निमोनिक होता है प्री एटीएम। पी से पल्मोनरी कंट्यूजन है, आर से रप्चर ऑफ डायफ्राम है, ई से इसोफेजियल इंजरीज आ जाती है, ए से आपका आ जाएगा एयोर्टिक इंजरीज आ जाएगा, टी से आपका ट्रैकियोब्रोंकियल, और एम से आपका मायोकार्डियल कंटीन आ जाती है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेंशन हीमोथोरैक्स। टेंशन हीमोथोरैक्स क्या होती है, सीवियर फॉर्म होती है हीमोथोरैक्स की। तो इसमें वन वे वाल्व मैकेनिज्म होता है। वन वे वाल्व मैकेनिज्म में जो एयर होगी वो लंग से लीक कर जाएगी प्लूरल कैविटी में, लेकिन वापस नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से लंग्स को कोलैप्स कर देगी। अब जो टेंशन हीमोथोरैक्स होता है पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी में होता है, ब्लंट चेस्ट इंजरी, लेकिन साथ में पैरेन्काइमल लंग इंजरी भी हो, उस केस में देखने को मिलता है, या हाइड्रोजेनिक लंग पंक्चर में आपको देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल सीवीपी लाइन लगा रही है, या मैकेनिकल पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है। अब इसके क्लिनिकल फीचर में सडन ऑनसेट डिस्निया होता है, चेस्ट पेन डिस्निया देखने को मिलता है, टकीकार्डिया टेकिपनिया देखने को मिलता होता है। क्लियर। जेवीपी बढ़ जाती है, हाइपोटेंशन हो जाता है। अगर जेवीपी बढ़ जाती है, हाइपोटेंशन होता है और ब्रेथ साउंड कम हो जाती है, तो वो टेंशन हीमोथोरैक्स है। अगर जेवीपी बढ़ जाती है, हाइपोटेंशन होता है और मफल्ड हार्ट साउंड है, तो वो बैक स्ट्राइड है, कार्डिक टेम्पोराइड में होता है। और इसके दो स्पेसिफिक चीजें, नंबर 1 ट्रैकिया की डेविएशन होती है कॉन्ट्रालैटरल साइड पर, नंबर 2 सेम साइड पर ब्रेथ साउंड एब्सेंट हो जाती है, तीसरी चीज सेम साइड पर हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट देखने को मिलता है, और जेवीपी बढ़ जाता होता है। अभी क्लिनिकल डायग्नोस होता है, इसके लिए आपको मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती। मैनेजमेंट के अंदर, इनिशियल मैनेजमेंट के अंदर नीडल डिकम्प्रेशन होता है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकुलर लाइन में लगाना होता है। जबकि जो प्रेफर ट्रीटमेंट होता है उसको चेस्ट ट्यूब इंटूबेशन या फिर ट्यूब थ्रैकोस्टमी कहते हैं। तो इसमें आपने क्या करना होता है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द इंटीरियर एक्सिलरी लाइन में आपने ट्यूब को इंसर्ट करना होता है। अब इस सिनेरियो पे आ जाओ, श्रैपनल इंजरी हुई है, सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, इन्हें डिस्निया है, टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन है, डेट मींस शॉक में चला गया, और इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है। ट्रैकिया की डिविएशन राइट साइड पे होगी, और सेम साइड पे आपको हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट और डिक्रीज एयर एंट्री है, तो टेंशन हीमोथोरैक्स है। इसके बाद है ओपन हीमोथोरैक्स। ओपन हीमोथोरैक्स को सकिंग चेस्ट वुंड भी कहते हैं, सक करने वाला होता है। इसमें रट्टा मार लेना, इसमें लार्ज डिफेक्ट होगा, ओपन डिफेक्ट होगा चेस्ट वाल पे, 3 सेंटीमीटर से बड़ा का होगा, या ग्रेटर देन 2/3 डायमीटर ऑफ ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया का जो डायमीटर 2/3 ले लो उससे ज्यादा का हो, या 3 सेंटीमीटर से बड़ा का हो, तो उसकी वजह से ओपन हीमोथोरैक्स होगा, जिसकी वजह से आपका इंट्राथोरैसिक और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मैनेजमेंट के अंदर स्टीराइल ओक्लूसिव ड्रेसिंग करनी है। स्टीराइल ओक्लूसिव ड्रेसिंग है, जिस ड्रेसिंग काफी बड़ी होनी चाहिए ताकि वुंड क्या जिसको ओवरलैप कर सके, और ड्रेसिंग की आपने 3 साइड्स करनी है, ओके, 3 साइडों पे करनी है, ताकि फ्लटर वाल्व इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। और अगर आपने सारे एजेस को टेप कर दिया तो उसकी वजह से हवा थोरेसिक कैविटी में जमा हो सकती है, और चेस्ट इंट्यूबेशन करनी पड़ सकती है टेंशन हीमोथोरैक्स के लिए। इसका मेन ट्रीटमेंट क्या है, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन होता है, ठीक हो गया। डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है, सर्जिकल क्लोजर होता है डिफेक्ट का, और अर्ली रेफरल होता है। मेन इमरजेंसी में आपने क्या करना है, स्टीराइल ओक्लूसिव ड्रेसिंग करनी है, ओके, बड़ी होनी चाहिए, 3 साइडों पे होनी चाहिए। इसके बाद मैसिव हीमोथोरैक्स है। मैसिव हीमोथोरैक्स कब लेबल करेंगे, जब थोरेसिक कैविटी में 1500 ml या उसकी पूरी बॉडी का जो ब्लड है उसका 1/3 आ गया थोरेसिक कैविटी के अंदर। मोस्ट कॉमनली पेनिट्रेटिंग इंजरी या ब्लंट इंजरी। ब्लंट इंजरी में अगर रिब्स का फ्रैक्चर होगा तो इंटरकोस्टल वेसल्स या इंटरनल मेमोरी आर्टरी टोर्न हो जाएगी। क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, सीवियर हाइपोवोलीमिया, यानी हाइपोवोलीमिया में क्या होगा, टैकीकार्डिया, टेकिपनिया और हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। हाँ, नेक वेन इसमें कोलैप्स हो जाएगी, जबकि जेवीपी बढ़ जाती है टेंशन हीमोथोरैक्स में। ब्रेथ साउंड सेम साइड पे एब्सेंट होती है। इसके अलावा डल परकशन नॉट होगा। टेंशन हीमोथोरैक्स में हाइपर रेजोनेंट परकशन नॉट होता है। इसमें आपने हाइपोवोलेमिक शॉक को ठीक करना, आईवी फ्लूइड्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करना, 36 से लेकर 40 फ्रेंच का डालना होता है। अब थ्रैकोटमी कब करते होते हैं, थ्रैकोटमी की इंडिकेशन है कि जब 1500 ml से ज़्यादा ब्लड आ गया, या 200 ml पर आवर आ रहा है फॉर 2 to 4 आवर्स है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ रही है, इस केस में आपने करना होता है। इसके बाद कार्डिक टेम्पोरांड है। कार्डिक टेम्पोरांड के अंदर पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है, जो कि हार्ट को कंप्रेस करता है। ये पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी में देखने को मिलता है, लेकिन ब्लंट ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। अब इसका ट्राइड होता है बैक स्ट्राइड। बैक स्ट्राइड में जेवीपी बढ़ जाती है, हाइपोटेंशन होता है और मफल्ड हार्ट साउंड होती है।
ओके सही हो गया। अब इसमें सीवीपी में नॉट बी एलिवेटेड है और इसमें दो साइंस रट्टा मारनी है। कुस्मल साइन के जेवीपी बढ़ जाते हैं इंस्पायरेशन के अंदर, दूसरा पल्सेस पैराडॉक्सस है कि ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और पल्सेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। अब इसके लिए इनिशियली आपने फास्ट बनाना होता है, फोकस असेसमेंट सोनोग्राफी एंड ट्रॉमा और चेस्ट एक्सरे पे लार्ज हार्ट होगा। मेन मैनेजमेंट क्या होती है? डेफिनेटिव मैनेजमेंट सर्जिकल इवैक्यूएशन होती है। सब जीफाइड विंडो से या ओपन सर्जरी कर सकती है, स्टेनोटॉमी से या लेफ्ट थ्रैकोटमी से। स्टेनोटॉमी राइट साइड पे और लेफ्ट थ्रैकोटमी लेफ्ट टू द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन पर। और पेरिकार्डियोसेंटेसिस एक टेम्परेरी प्रोसीजर होता है, ठीक हो गया, लेकिन इसमें हार्ट की इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फ्लेल चेस्ट क्या होता है? जस्ट एक चेस्ट वाल का एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसका कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है बाकी चेस्ट केज में। कैसे डिफाइन करें कि दो या दो से ज़्यादा रिब्स दो या दो से ज़्यादा जगह से टूट चुकी है, तो उसको बोलते हैं फ्लेल चेस्ट। क्लिनिकल डायग्नोस करना होता है। मेन क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगी? रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। और पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेपिटस आपको देखने को मिलता है और हाइपोक्सिया भी देखने को मिलता है। हाइपोक्सिया पल्मोनरी कंट्यूजन की वजह से देखने को मिलेगा, ओके क्लियर। और रिड्यूस चेस्ट वाल मूवमेंट्स के पेन हो रहा है जिसकी वजह से चेस्ट वाल मूवमेंट्स कम हो गया। अब ये एसोसिएटेड होता है पल्मोनरी कंटिजन जिसमें पल्मोनरी इंपेयरमेंट होगा। पल्मोनरी इंपेयरमेंट को कैसे लेबल करेंगे? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या सैचुरेशन दोनों कम हो गई है, ओके, इसको बोलते हैं पल्मोनरी कंटिजन। डायग्नोस कैसे बनाओगे? चेस्ट एक्सरे और बाकी कंफर्म करने के लिए सीटी स्कैन होता है। ट्रीटमेंट कैसे करोगे? APO, ओके। ए से एनाल्जेसिया, पी से पल्मोनरी फिजियोथेरेपी और O से ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। एनाल्जेसिया में आप IV नार्कोटिक्स है, एपिड्यूरल या इंट्राप्यूरल एनेस्थीसिया दोगे। बाकी आप इंट्यूबेशन या मैकेनिकल वेंटिलेशन दोगे तब एनाल्जेसिया फेल हो जाएगा और सर्जरी करोगे अगर चेस्ट की इंजरी या पल्मोनरी कंटिजन हो गया। एक पेशेंट है वो जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, उसको सीवियर चेस्ट का पेन है। चेस्ट का पेन क्यों हो रहा है? ओके ठीक हो गया, चेस्ट वाल की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गई है और फ्रैक्चर हो गया रिब। डिफिकल्टी ब्रीदिंग है, ओके सही है, डिस्निया वगैरह हो गया है। उसको कंट्यूजन है बोथ साइड ऑफ द चेस्ट, दोनों साइड ऑफ चेस्ट पे, और रिड्यूस एयर एंट्री दोनों में है। क्रैपिटस मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट। और पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट है, एसिमेट्रिकल मूवमेंट देखने को मिल रही है। दूसरे सिनारियो में देखो, ओके, एक बंदा हिट बाय फॉलिंग स्कैफोल्डिंग है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया है और सैचुरेशन कम हो गया है। बायलैटरली एयर एंट्री नॉर्मल है, ओके, नॉर्मल परकशन है, परकशन भी नॉर्मल है, एयर एंट्री भी नॉर्मल है, ओके। लेकिन फ्रैक्चर ऑफ रिब्स 2 to 6 हो गया, 2 से लेकर 6 रिब्स टूट चुकी है लेफ्ट साइड पर और सैचुरेशन कम हो गया, तो ये पल्मोनरी कंटिजन हो गया रिब्स के फ्रैक्चर की वजह से। इसके बाद थोरेसिक अयोर्टा रप्चर होता है। थोरेसिक अयोर्टा रप्चर की वजह से क्या होता है कि अगर कोई बंदा किसी बड़ी हाइट से गिरा या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, फौरन डेथ हो गया, तो वो थोरेसिक अयोर्टा रप्चर की वजह से देखने को मिलती होती है। मोस्ट कॉमनली ये डिसेलरेशन इंजरी मैकेनिज्म की वजह से देखने को मिलता है, ओके। क्या होता है कि जब डिसेलरेशन होता है तो सडन इम्पैक्ट की वजह से शेयर फोर्सेस होती है, वो इंटीम और मीडिया को डिसरप्ट कर देती है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रप्चर इस इंपॉर्टेंट है, लिगामेंटम आर्टरियोजम होता है जस्ट डिस्टल टू द ओरिजिन ऑफ लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ओके। तो इस एमसीक्यू पॉइंट को अपने रट्टा मार लेना होता है। ये जो वेसल्स होती है लिगामेंटम आर्टरियो, ओके, ये फिक्स्ड होती है डिस्टल टू द लिगामेंटम आर्टरियोजम और ये ज़्यादा चांसेस होता है डिसेलरेशन इंजरी के अंदर, ओके। 90% ये फेटल होते हैं। जो इमीडिएट सर्वाइवर्स होती है इसमें मीडियस्टिनल हीमाटोमा या इनकम्प्लीट लैसिरेशन देखने को मिलती है, मतलब ट्यूई का इंटीमा और मीडिया तो डिस्टर्ब हो गया लेकिन एडवेंटिशिया नॉर्मल है। तो इसमें आपको एसिमेट्री देखने को मिलेगी अपर लिम्स या अपर और लोअर लिम्स के ब्लड प्रेशर के अंदर, कि आपको पल्स प्रेशर वाइडेंट देखने को मिलेगा। चेस्ट वाल की आपको कंटीजन आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर। चेस्ट एक्सरे की तरफ कराओगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट होगा वाइडनिंग ऑफ मीडियस्टिनम, ओब्लिट्रेशन ऑफ अयोर्टिक नोब, अयोर्टिक नक्कल की ओब्लिट्रेशन देखने को मिलेगी। ट्रैकिया की डिविएशन राइट साइड पे आपको देखने को मिल सकती होती है, ओके। इसके अलावा डिप्रेशन ऑफ लेफ्ट मेन ब्रोंकस या एलिवेशन ऑफ राइट मेन, ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट्स होते हैं। क्या क्या एमसीक्यू फाइंडिंग मिलेगी आपको, ओके। एमसीक्यू फाइंडिंग या एक्सरे फाइंडिंग क्या क्या थी, आपने रट्टा मार लेना है। मीडियस्टिनम वाइडेंट मिलेगा आपको, एयोर्टिक नक्कल एब्सेंट हो जाएगा, ट्रैकिया राइट साइड पर चला जाएगा, लेफ्ट ब्रोंकस नीचे और राइट वाला ऊपर चला जाएगा। डायग्नोसिस के लिए चेस्ट एक्सरे है और बेस्ट टेस्ट है सीटी स्कैन चेस्ट विद कॉन्ट्रास्ट, सीटी एंजियोग्राम करते हैं। और जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो आयोटोग्राफी होता है, लेकिन आप करते नहीं है, सीटी एंजियोग्राम ही करते होते हैं। मैनेजमेंट क्या होगी? आईवी फ्लूइड्स देते होते हैं, ओके। और ब्लड प्रेशर को आपने 120 से नीचे रखना होता है क्योंकि हाई प्रेशर की वजह से टीयर एक्साकर्बेट हो जाता है, परमिसिव हाइपोटेंशन करनी होती है, ठीक है। और अगर एब्डोमिनल और चेस्ट इंजरी दोनों है तो आपने क्या करना होता है? एब्डोमिनल इंजरी को पहले रिपेयर करना है, सर्जिकल रिपेयर करना है या इंडोवास्कुलर इंट्रायोटिक स्टंटिंग करनी होती है। अगर अयोर्टा इंजर्ड है लेकिन सोर्स ऑफ एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, ओके ठीक हो गया, तो इसको आपने सबसे लोवेस्ट पे रखना है, यानी पहले आपने हैमरेज कंट्रोल करना है और न्यूरोलॉजिकल स्टेबलाइजेशन आपने करनी होती है। इसके बाद एक पेशेंट है जो कि एक हाइट से गिरा है, ओके, ट्रॉमा बे में उसको सस्पेक्टेड बायलैटरल हिप डिसलोकेशन और कैल्किनियल फ्रैक्चर है, ओके ठीक है, ओके। और चेस्ट एक्सरे में वाइड एंड मीडियस्टिनम है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ट्रॉमेटिक एयोर्टिक रप्चर है, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी डिसेलरेशन होता है, इंटेक्ट एडवेंटिशिया होगा या कंटेंट मीडियस्टिनल हीमाटोमा होगा, उसने इसकी डेथ को बचा लिया है, ओके सही हो गया। तो कंटेंट मीडियस्टिनल हीमाटोमा या इनकम्प्लीट लैसिरेशन जिसमें एडवेंटिशिया इंटेक्ट पड़ा हुआ होता है, ओके। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं
ओके, डायफ्रामेटिक इंजरीज पे आ जाते हैं। डायफ्रामेटिक इंजरी के अंदर क्या होता है, अगर ब्लंट ट्रॉमा होगा तो ब्लंट ट्रॉमा की वजह से डायफ्राम में बहुत बड़ा डिफेक्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से डायफ्रामेटिक हड्डियाँ हो जाएगा। जो ब्लंट एब्डोमिनल रप्चर होता है वो ज़्यादा मिस हो जाता है एज कम्पेयर टू पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। जो पेनिट्रेटिंग इंजरी वो छोटी होती है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती। जो पेनिट्रेटिंग इंजरी अगर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से नीचे लगी हो तो डायफ्रामेटिक पेनिट्रेशन को सस्पिशियस बना देती है। अब मोस्टली क्या होता है, लेफ्ट साइड पर डायफ्रामेटिक रप्चर ज़्यादा होता है। उसके 3 फेज होते हैं। एक्यूट फेज जो कि इंजरी के साथ होता है, लेटेंट फेज जो कि सिम्टोमेटिक होता है, फिर वो हर्निएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होगा, हर्निएशन हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन या स्ट्रैंगुलेशन देखने को मिलेगी। चेस्ट एक्सरे में क्या होगा, राइट साइड की एलिवेशन देखने को मिलेगी। और लेफ्ट साइड पर अगर आप करो तो एनजी ट्यूब अगर आपको थोरेसिक कैविटी में मिले और एयर फ्लूइड लेवल आपको चेस्ट में देखने को मिले हर्निएटेड स्टोमक की वजह से, तो आपको क्या मिलेगा, ओके, ये डायफ्रामेटिक इंजरी है। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या होगा, वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपी या लैप्रोस्कोपी होती है, वैट्स या लैप्रोस्कोपी होती है। मीन आपने ऑपरेटिव रिपेयर करना होता है। रिपेयर की क्या अप्रोच होती है, ओके क्लियर। अगर तमाम पेनिट्रेटिंग इंजरी है तो आपने ट्रांस एब्डोमिनल रिपेयर करना है। या ब्लंट ट्रॉमा की इंजरी है, अगर 1 हफ्ते से कम का तो ट्रांस एब्डोमिनल रिपेयर है, और अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा किया तो ट्रांस थोरैसिक रिपेयर करना होता है, क्लियर। ट्रांस एब्डोमिनल सारी पेनिट्रेटिंग में या 1 हफ्ते से कम वाली में, और ट्रांस थोरैसिक 1 हफ्ते से बाद वाली में, ठीक हो गया। इसके बाद ट्रैकियो ब्रोंकियल है। इसमें ट्रैकियो और मेजर ब्रोंकाई की इंजरी देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कैरिना ब्लंट ट्रॉमा। ओके, जो ब्रोंकाइक इंजरी होती है वो राइट साइड पे ज़्यादा कॉमन होती है। डायफ्राम की इंजरी लेफ्ट साइड पे ज़्यादा कॉमन होती है। ट्रैकियोब्रोंकियल इंजरी में आपको हिमोप्टिसिस देखने को मिलेगा, सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या टेंशन हिमोथोरैक्स आपको देखने को मिल सकता है। डायग्नोसिस में ब्रोंकोस्कोपी होगा। और चेस्ट ट्यूब डालने के बाद लंग की एक्सपांशन नहीं हो पा रही तो उसका मतलब है, ओके, ट्रैकियोब्रोंकियल इंजरी है। तो इसमें आपने ब्रोंको मेन स्टेम ब्रोंकस इंट्यूबेशन करनी है, ओके, अनअफेक्टेड साइड पर। और सेकंड चेस्ट ट्यूब भी आपको कभी कभार डालनी पड़ सकती होती है। सर्जिकल रिपेयर जब आपने करना होता है जब आपको लार्ज लीक या रिस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज है, या 2 हफ्तों का परसिस्टेंट एयर लीक है। सर्जिकल अप्रोच में लेफ्ट थोरैकोटमी करना और राइट थोरैकोटमी। अगर लेफ्ट मेन ब्रोंकस को ठीक करना होता है तो लेफ्ट थोरैकोटमी, अगर राइट मेन ब्रोंकस को, ट्रैकिया को या प्रोक्सिमल लेफ्ट मेन स्टम की इंजरीज को देखना है तो राइट थोरैकोटमी करते हैं, जबकि लेफ्ट वाली डिस्टल लेफ्ट मेन स्टम इंजरीज के लिए है। अब कार्डिक या मायोकार्डियल कॉन्ट्रीजन है, ओके, तो ये ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा की वजह से देखने को मिलती है। राइट एट्रियम में राइट वेंट्रिकल्स को इन्वॉल्व करती होती है, ठीक हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, हाइपोटेंशन और एरिथमियास देखने को मिलती होती है, क्लियर। तो इसमें आपको सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से डेथ हो जाती है। ईसीजी, इको, ट्रोपोनिन के लेवल करानी होती है। 24 टू 48 आवर तक आपने मैनेज करना होता है। इसके बाद एरिथमिया के चांसेस कम हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं इमरजेंसी थोरैकोटमी। थोरैकोटमी क्या होता है, आपने थोरैक्स को खोलना होता है, ओके, ठीक है। अब इंसियंस पे आ जाती है। एंटीरोलैटरल थोरैकोटमी इज इंसियन ऑफ चॉइस। इंसियन एंटीरोलैटरल थोरैकोटमी वाला दिया जाता है। अब ये 2 टाइप्स का होता है, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं, इमरजेंसी रूम थोरैकोटमी और दूसरा प्लांट जो कि ऑपरेटिंग रूम में होती है, ओआर में होती है। इमरजेंसी में रिससिटेटिव थोरैकोटमी होती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग के लिए होती है, पेनिट्रेटिंग इंजरीज के लिए होती है, ओके। तो इसकी इंडिकेशन क्या होती है, अब इस इंडिकेशन को 2 में डिवाइड करना है, पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी और ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा। जो पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी है, अगर किसी को ट्रॉमा है, ट्रॉमेटिक कार्डिक अरेस्ट है, यानी कार्डिक अरेस्ट हो गया, ट्रॉमेटिक कार्डिक अरेस्ट है, लेकिन प्रीवियसली उसकी कार्डिक एक्टिविटी विटनेस थी, ओके। और अगर सीवियर रिफ्रैक्टरी हाइपोटेंशन है, यानी ब्लड प्रेशर 70 से कम हो गया डिस्पाइट रिससिटेशन, ठीक हो गया, तो ये एब्सोल्यूट इंडिकेशन है। तो क्या क्या थी, ट्रॉमेटिक कार्डिक अरेस्ट है लेकिन प्रीवियसली विटनेस था हार्ट, ओके, और सीवियर रिफ्रैक्टरी हाइपोटेंशन है। ये ब्लंट थोरैसिक ट्रॉमा के केस में भी सीवियर रिफ्रैक्टरी हाइपोटेंशन है, या चेस्ट ट्यूब से ज़्यादा ब्लड निकल रहा है। जबकि रिलेटिव इंडिकेशन में क्या होगा, ट्रॉमेटिक कार्डिक अरेस्ट विद प्रीवियसली विटनेस कार्डिक एक्टिविटी, वही है रिलेटिव वाली जो उसमें एब्सोल्यूट वाली थी। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगी, आपको कुछ ब्लंट थोरैसिक ट्रॉमा है लेकिन कोई साइंस ऑफ लाइफ या कार्डिक एक्टिविटी नहीं है, ओके, सीवियर हेड इंजरी है। इसके अलावा, ओके, अगर CPR इन द एब्सेंस ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब फॉर मोर देन 5 मिनट्स, या CPR फॉर मोर देन 10 मिनट्स है लेकिन कोई एंडोट्रैकियल ट्यूब नहीं है, यानी या तो आपने CPR किया लेकिन एंडोट्रैकियल ट्यूब नहीं दी, ओके, सही हो गया, या CPR 10 मिनट से ज़्यादा का हो गया लेकिन दोबारा एंडोट्रैकियल ट्यूब नहीं दी, ओके, क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा। एडवांटेजेस क्या होते हैं, इंटरनल कार्डिक मसाज वगैरह के लिए हम थोरैकोटमी करते होते हैं। इसके अलावा हम हेमरेज को कंट्रोल करने के लिए, अगर हार्ट की इंजरी या लंग्स की इंजरी है, या पेरिकार्डियल ब्लड को इवैक्यूएट करने के लिए हम थोरैकोटमी करते होते हैं, या मैसिव एयर लीक को कंट्रोल करने के लिए, या फिर डिसेंडिंग एयोर्टा की क्रॉस क्लैंपिंग ताकि ब्लड लॉस डायफ्राम से कम हो, ब्रेन और हार्ट की तरफ परफ्यूजन ज़्यादा हो। मेन रट्टा मार लो, इंटरनल कार्डिक मसाज है, ओके, हैमरेज के लिए करते हैं, पेरिकार्डियल ब्लड के लिए, एयर लीकेज के लिए और क्रॉस क्लैंपिंग के लिए। जो प्लान वाली थी वो OR के अंदर करते हैं, स्पेसिफिक इंजरीज के रिपेयर के लिए करते होते हैं। अब इसकी डिफरेंट साइड्स होती है, ओके, राइट एंटीरोलैटरल, लेफ्ट एंटीरोलैटरल और मीडियन स्टेनोटमी होता है। जो राइट लेफ्ट होता है उनको मिला के हम क्लैमशेल इंसिजन कहते हैं। पोस्टीरियर लैटरल नहीं करते होते क्योंकि उसकी पोजीशनिंग डिफिकल्ट होती है और इसका एक्सपोजर भी लिमिटेड होता है।